देखिए, आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास यूजीसी नेट पर आधारित है। यूजीसी नेट पर आधारित है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि नेट का पेपर आप सभी लोगों का जून के लास्ट वीक में होने की संभावना है 2025 में। एक पेपर फर्स्ट आएगा और एक पेपर सेकंड आएगा। पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन, एक प्रश्न 2 नंबर का यानी 100 नंबर का होगा। पेपर सेकंड में 100 क्वेश्चन होंगे यानी 2 नंबर का होगा यानी 200। टोटल आपके पास 300 मार्क्स का होगा। यदि आपको कट ऑफ में बने रहना है तो आपके पास 200 प्लस नंबर चाहिए। आगामी जो परीक्षा होने वाला है, ये सवाल फैक्ट प्लस एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न पर आधारित होगा। हमने अभी लास्ट टाइम में 2 क्लासेस कंप्लीट किया है, जिसमें समाजकार्य की बेसिक अवधारणाओं को लेकर पढ़ा है, समाजकार्य के क्षेत्र पर भी बात की है, उद्देश्य, विशेषता, सिद्धांत, परिभाषाएं, जो मेन चीज़ें थी सोशल वर्क के अंतर्गत, हमने उसको यहाँ पर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे समाजकार्य के प्रकार। समाजकार्य के कितने प्रकार होते हैं सोशल वर्क करने के? इसके 4 प्रकार होते हैं। एक होता है उपचारात्मक, दूसरा होता है सुधारात्मक, तीसरा होता है निरोधात्मक और चौथा होता है विकासात्मक। ये 4 तरीके के समाज कार्य सामान्यतः प्रकार के रूप में डिफाइन किए गए हैं। जो उपचारात्मक होता है, ये बेसिकली किसी समस्या को ठीक करना और उसे दूर करने की बात करता है। उपचारात्मक कार्य समाज कार्य में किसी समस्या को ठीक करना या उसे दूर करना, वो उपचारात्मक प्रकार कहलाता है या कार्य कहलाता है। उपचारात्मक शब्द का इस्तेमाल बेसिकली समाज कार्य में किया जाता है और इसे शिक्षण में किया जाता है, इसे परिवर्तन में किया जाता है, इसे अन्य क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उपचारात्मक, या आप इसे कह सकते हो रेमेडियल ट्रीटमेंट, है ना। तो उपचारात्मक कार्य का मतलब यही हुआ कि जो कमज़ोर छात्र है, उस कमज़ोर छात्रों की शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने का एक तरीका है ये उपचारात्मक कार्य। छात्रों की ज़रूरतों के मुताबिक अतिरिक्त सहायता देना या अतिरिक्त अभ्यास करवाना, वो उपचारात्मक कार्य का पार्ट है ना। छात्रों को सीखने के लिए जरूरी सहायता और मार्गदर्शन देना या दिया जाना भी एक प्रकार से उपचारात्मक फंक्शन या उसके कार्य के अंतर्गत आता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि उपचारात्मक कार्य के अंतर्गत समस्या की प्रकृति के अनुसार चिकित्सकीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाओं, मनोचिकित्सकीय और मानसिक आरोग्य से संबंधित सेवाओं, अपंग एवं निरोग व्यक्तियों के लिए सेवाओं और पुनर्स्थापना संबंधी सेवाओं को सम्मिलित किया जा सकता है। उसे हम लोग रेमेडियल वर्क कहेंगे या उपचारात्मक कार्य का नाम देंगे। उपचारात्मक कार्य या टेक्निक एक विधि के रूप में, या रेमेडियल एक विधि है, एक टेक्निक है, जहाँ शिक्षार्थी या क्लाइंट को अतिरिक्त सहायता देना जो किसी भी तथ्य या विषय में शेष पीछे रह जाता हो, तो उस प्रक्रिया में उपचारात्मक या रेमेडियल कार्य को संचालित किया जाता है। ठीक है, वो ट्रीटमेंट का पार्ट होता है। एक होता है सुधारात्मक कार्य। सुधारात्मक कार्य का मतलब सीधा सीधा होता है सुधार करना या सुधार से जोड़ना। शिक्षा सुधार करना, कारोबार का सुधार करना, वित्तीय सुधार करना, है ना, ये सभी सुधारात्मक कार्य के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत सरकार ने शिक्षा सुधारने के लिए एक सुधारात्मक नीति भी प्रस्तावित की है ना, सुधारात्मक कार्य के अंतर्गत। और इसमें देखो एक लाइन में क्या कहा जा रहा है, इसको समझने का प्रयास करिएगा कि
सुधारात्मक कार्य के अंतर्गत व्यक्ति सुधार सेवाएं, संबंध सुधार सेवाएं और समाज सुधार सेवाओं को सम्मिलित किया जा सकता है। व्यक्ति सुधार सेवाओं में कारागार सुधार सेवा, प्रोबेशन, पैरोल संबंधी कानूनी सेवाएं शामिल किया गया है या उसका उल्लेख किया गया है। तो किसी समस्या को दूर करने के लिए किया जाने वाला जो प्रयास होता है उसे CAP कहा जाता है। CAP का मतलब होता है सुधारात्मक कार्य योजना, है ना। सुधारात्मक कार्य योजना एक संरचित तरीका होता है। ये ना एक प्रकार का संरचित कार्य होता है ना, सुधारात्मक कार्य, है ना। ये ध्यान देने वाली बात है। समस्या का मूल कारण का अगर पता लगाना है तभी हम उसका सुधार कर सकते हैं। इसका मतलब है कि सुधारात्मक कार्य का पार्ट होगा वो। समस्या को दूर करने के लिए जरूरी संसाधनों की पहचान करना भी सुधारात्मक कार्य के अंतर्गत आता है। समस्या को दूर करने के लिए ज़रूरी है लोगों को पहचान करना। समस्या को दूर करने के लिए ज़रूरी है नए स्टेप उठाना, यानी एक स्टेप बाय स्टेप कदम का जो है कार्य करना। समस्या को दूर करने के लिए ज़रूरी है दस्तावेज बनाना, एक प्रकार की रिपोर्ट बनाना, ये ज़रूरी है। तभी आप किसी क्रिया को सही तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर सुधारात्मक कार्य भी इसके अंतर्गत शामिल हो जाता है। एक आता है निरोधात्मक कार्य। देखिए, इसके अंतर्गत अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो किसी व्यक्ति के विचार, भावना, व्यवहार, ध्यान को नियंत्रित करना। तो निरोधात्मक कार्यों को प्रतिक्रिया अवरोध भी कहा जा सकता है। निरोधात्मक कार्यों में व्यक्ति अपने स्वचालित आवेग को रोककर उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने के लिए ध्यान और तर्क का इस्तेमाल करता है व्यक्ति। तो निरोधात्मक कार्य में व्यक्ति को पिछले अनुभवों के बारे में सोचना और भविष्य के परिणाम के बारे में विचार करने की क्षमता रखना, ठीक है, वो निरोधात्मक कार्य का पार्ट बन जाता है। निरोधात्मक कार्य के विकास में अगर हम बात करते हैं तो प्रणाली की कार्यात्मक परिपक्वता का अहम योगदान होता है। ये कार्य है, इसके अंतर्गत सामाजिक नीति हो गई, सामाजिक परिनियम हो गए, जन चेतना हो गया। इससे उत्पन्न करने से संबंधित प्रौढ़ शिक्षा जैसे कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार के कल्याण संबंधी कार्यक्रमों और समाज सुरक्षा सेवाओं का उल्लेख किया जाता है। उसे निरोधात्मक कार्य कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी व्यक्ति के विचार, भावना और व्यवहार को ध्यान में रखते हुए उसको नियंत्रित किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसे निरोधात्मक कार्य का नाम दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे सामने एक चौथा टाइप आता है विकासात्मक कार्य। विकासात्मक कार्य क्या होता है? किसी व्यक्ति के जीवन में एक खास उम्र में होने वाली ऐसे काम होते हैं जिन्हें पूरा करना होता है। इन कार्यों को पूरा करने के लिए व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक विकास में मदद मिलती है। जिसे शिशुओं के लिए चलना एक विकासात्मक कार्य है। किशोरावस्था में अपने शरीर को स्वीकार करना, दोस्तों के साथ घुलना मिलना, आत्मनिर्भरता बनाए रखना या नौकरी की तैयारी करना वगैरह, इस तरीके की जो भी एक्टिविटी होती है वो विकासात्मक कार्य होते हैं। तो लोगों को यह समझने में मदद करना कि समाज अलग अलग उम्र में उनसे क्या अपेक्षा करता है। लोगों को दिखाना है कि उनके आगे क्या है और विकास के अगले चरण में उनसे क्या करने को कहा जाए। तो उस प्रक्रिया में हम इसे कहते हैं कि यह विकासात्मक कार्य है। तो विकासात्मक कार्य का अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो आर्थिक विकास के विविध प्रकार के कार्यक्रमों और उत्पादकता की दर में वृद्धि करना, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने, आर्थिक स्थानों का सामंजस्यपूर्ण वितरण करने या उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने इत्यादि को हम लोग कह सकते हैं कि ये विकासात्मकता कार्य है। सामाजिक विकास के लिए अनेक जो कार्यक्रम करते हो तो वो भी विकासात्मक कार्य का पार्ट माना जाएगा। तो सोशल वर्क में एक तो विकास की बात करेगा विकासात्मक कार्य, दूसरा निरोधात्मक कार्य, तीसरा सुधारात्मक कार्य, चौथा आपका उपचारात्मक कार्य। ये 4 प्रकार के कार्य जो है शामिल है। तो
ट्रीटमेंट या रेमेडियल किया जाता है, या आप कह लीजिए सुधारात्मक कार्य किया जाता है, या आप कह लीजिए कि निरोधात्मक कार्य किया जाता है, या आप कह लीजिए विकासात्मक किया जाता है। तो इस तरीके से समाज कार्य में 4 तरीके से जो है कार्य किए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे नेचर ऑफ सोशल वर्क। समाज कार्य के क्या नेचर है, जैसे नहीं होता है कि एक व्यक्ति का क्या नेचर हो सकता है। चलिए जरा सा आप मुझे बताएं, मैं आप लोगों से ही थोड़ा सा टिप्पणी जानना चाह रहा हूँ यहाँ पर, कि यदि सवाल बनता है परीक्षा में कि समाज कार्य की प्रकृति किस तरीके की है, तो आप क्या जवाब देना उचित समझेंगे। प्लीज़ एक एक करके बच्चा ज़रा बताए, समाज कार्य की प्रकृति क्या हो सकती है ना। प्रकृति का मतलब होता है नेचर। ठीक है, तो हमें एक बार आप नेचर बताएं, समाज कार्य का क्या नेचर होगा, मैं फिर आपको प्लीज़ एक तो बार समाज कार्य की प्रकृति ऐसे लचीली हो जाएगी, जैसे जिनको सेवा चाहिए होता है उन्हीं के अनुसार, उनके नेचर के अनुसार ढल के आगे मतलब समझना आगे वाले की परेशानी को, उसी के फिर अनुसार कार्य करना, ना कि एकदम अपने ही जो कठिन मतलब नियम बना लिए कि हम उससे हिलेंगे नहीं। तो मतलब मेरे हिसाब से जैसे देखिए आपने खुशी कुछ हद तक आपकी बातें सही थी, है ना। जैसे आप कह रहे हो कि एक हिसाब कि लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी बना लेना, तो फ्लेक्सिबिलिटी बना लेना बेसिकली ठीक है, लेकिन ये सामाजिक कार्यकर्ता के लिए बना है। तो आप ये कहो ना कि समाज कार्य का जो नेचर है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हाँ जी सर वही। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। ठीक है, आपका जी ये स्टेटमेंट ठीक है। चलिए और भी कोई बच्चा बताए, अगर इन केस सवाल बन गया कि समाज कार्य की प्रकृति पर टिप्पणी डालें तो किस तरीके से डालोगी। नेहा शर्मा जरा तुम बताइए, बताइए नेहा शर्मा आप बताइए क्या होगा। सर मुझे ना इसके बारे में थोड़ा कम ओके, आइडिया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, ये क्या नाम है, अंकित। अच्छा अंकित अभी ज्वाइन हुए हो आप क्लास में, ओके। अमन जी आप बताएं। सर आइडिया नहीं है अभी सर। ओके कोई बात नहीं। मंजू आप बताओ थोड़ा सा। तो समाज कार्य की प्रकृति हाँ वैज्ञानिक हो सकती है, वैज्ञानिक होती है, हाँ। जिसमें कि इसमें स्टेप बाय स्टेप कार्य किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप कार्य किया जाता है, वैज्ञानिक हो सकती है, सही बताया आप। हाँ, इसके मूल्य और सिद्धांत होते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया लगा। आप अपने विचारों को रखें यहाँ पे। चलिए अब सुनिए मेरी बात। आप लोग को करना क्या है, सोशल वर्क में जब क्वेश्चन बनाया और क्वेश्चन कहा कि समाज कार्य की प्रकृति पर प्रकाश डालें, या आपसे बोला कि समाज कार्य की प्रकृति निम्न है, 4 बातें या 5-6 बातें लिखता है इसके अंतर्गत, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ बातें लिखता है, फिर कहता है कूट देता है। अब यही बात समझना है जो मैं यहाँ पर पॉइंट के रूप में बताने वाला हूँ। समझिए, आप में से एक बच्चे ने जवाब दिया है कि समाज कार्य का जो नेचर होता है वो वैज्ञानिक होता है। यदि ये पॉइंट या ऑप्शन में लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये सही है। वैज्ञानिक का मतलब होता है किसी काम को करने का सुव्यवस्थित ढंग, एक प्रकार से सही तरीका, यह है वैज्ञानिक ढंग। दूसरी बात, आपके एक ऑप्शन में यह भी लिखा हो सकता है कि समाज कार्य एक ऐसा व्यवसाय है जो लोगों और समुदायों को उनके जीवन में चुनौतियों से उभरने में मदद करता है। अब ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने कहा कि लोगों के और समुदाय के, लोगों के और समुदाय के, ठीक है, लोगों के और समुदाय के, उनके जीवन में जो चुनौतियां होती हैं। अच्छा, ये तो सभी के जीवन में चुनौतियां हैं, क्या आपका जीवन चुनौतियों से नहीं भरा हुआ है? आपका भी जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है, सभी का जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है। और उन्हीं चुनौतियों से उभरने में कौन मदद करता है? समाज कार्य, सोशल वर्क। यदि आपके दूसरे पॉइंट में ये लिखा हो कि लोगों और समुदाय के जीवन की चुनौतियों से उभरने में मदद करता है, तो भी वो पॉइंट आपका सही माना जाएगा, दूसरा पॉइंट भी। तीसरी पॉइंट समझिए,
प्रश्न को इसी तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा। नेचर कैसा है सोशल वर्क का? सोशल वर्क का नेचर है लोगों की मदद करना, लोगों की समस्या जो है जड़ से समाप्त कर देना। ये सोशल वर्क का नेचर है। समाज कार्य का यही नेचर है, यही प्रकृति है उसका। सामाजिक कार्यकर्ता विभिन्न प्रकार की रणनीति में काम करता है, ये बात जानते हो, ये पॉइंट है आपका। सोशल वर्कर, यदि आप सोशल वर्कर हैं तो समाज कार्य के नेचर में आप रणनीति से काम करोगे। आप किसी की समस्या का समाधान ऐसे नहीं रैंडम जाके बोल देंगे, वैज्ञानिक ढंग का इस्तेमाल करेंगे। आपके पास एक फॉर्म होगा, आपके पास सर्वे का फॉर्म हो या कोई भी फॉर्म हो, आप उसमें डिटेल पूरा भरेंगे, तब जाके उस व्यक्ति की समस्या का समाधान करेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि सोशल वर्कर हैं आप, और सामाजिक कार्यकर्ता विभिन्न प्रकार की रणनीतियों में या सेटिंग्स में काम करेगा, जहां उसका काम सामाजिक न्याय का होगा। आपका काम कैसा होगा? आप न्याय की बात करेंगे, यानी सोशल जस्टिस की बात करेंगे। आप मानवाधिकार को ध्यान में रखकर काम करेंगे। आप विविधता के सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित काम करेंगे। विविधता के सम्मान के जो सिद्धांत हैं, सिद्धांत जानते हैं क्या होता है? विविधताओं के सम्मान के सिद्धांत क्या होता है? समझिए, सभी लोगों का सम्मान करना और उनकी विशिष्टता को स्वीकारना, यह है नेचर। बड़े बारीक से मैं बता रहा हूँ, बहुत डीप में जाके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सभी लोगों का सम्मान करें और उनकी विशिष्टताओं को स्वीकार करें। विविधताओं के सम्मान के सिद्धांतों का पालन करने से समाज में समावेश बढ़ता है और सभी का विकास होता है, और सभी का विकास होता है। तो विविधताओं के सम्मान के सिद्धांत का मतलब ही होता है सभी लोगों का सम्मान करना और उसकी विशिष्टताओं को स्वीकारना। ठीक है? क्या यहाँ मैंने केवल दो ही बात बताई है आपको? पहली बात आपको उसके नेचर में बताया है वैज्ञानिक विधि। क्या ये वैज्ञानिक विधि ओके है? समझ गए हो आप लोग? काम करने का तरीका सुव्यवस्थित और क्रम स्टेप बाय स्टेप होना। अप्लाइड प्रश्नों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको ध्यान से सुनते जाइएगा। ठीक है? दूसरी बात अभी अभी मैंने आपको बताया है विविधताओं का सम्मान करना, विविधताओं का सम्मान करना। तीसरी बात मैंने बताया कि मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय की बात करना, सामाजिक न्याय की बात करना। क्या था? किसका किराना आए थे? अच्छा, सम्मान करना। ठीक है। अच्छा, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय की बात हो गई, विविधता का सम्मान हो गया। ठीक है। साथ ही साथ जो लोग हैं, जो समुदाय के समूह के जो भी व्यक्ति है, उन लोगों की चुनौतियों का या उन लोगों के चुनौतियों से उभरने में मदद करना, चुनौतियों के उभरने में मदद करना, उभरने में मदद करना, ये काम होगा। ये नेचर है। ये क्या है? नेचर है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? बताइए। अब समझ में आ रहा है? अंकित, मंजू, बात समझ में आ रही है कि कैसे ये नेचर क्या बन रहा है? हाँ, समझो बात को, है ना। उसके बाद समाज कार्य का नेचर क्या है? खोज करने का नेचर है, अनुसंधान का नेचर है, अनुसंधान का नेचर है। सामाजिक कार्यकर्ता अपने कार्य और अपने क्लाइंट के जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या करता है? बताइए। खोज करता रहता है। आप जब पढ़ाओगे तो अपने बच्चों के लिए, उनके जीवन को सुधारने के लिए, या वो सही तरीके से एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं, तो उसके लिए आप टेक्निक ढूंढने का प्रयास करेंगे कि आप क्या पढ़ाएं, किस तरीके की पीपीटी दें, पीडीएफ दें कि बच्चे बेसिकली एक बार में एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर जाए। तो हम क्या करते हैं ऐसी परिस्थिति में? हम रिसर्च करते हैं, खोजते हैं टेक्निक वगैरह, मेथड्स वगैरह। तो ये एक अनुसंधान है। जैसे अभी मैंने एक प्रकार से ये कह सकते हो कि मैंने
समाज कार्य का नेचर पढ़ाने के लिए मैंने आपसे कुछ बातें पूछा और आपके राय जाने, और फिर उसी को मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ अपने तरीके से। एक नया तरीका हो गया कि मैं व्याख्या के साथ आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ पहले। तो एक अनुसंधान का मैंने काम किया, ठीक है। तो ये हो गया, लोगों के लिए वकालत करें, ये नेचर है। समाजकारी क्या करता है, लोगों की बेसिकली वकालत करता है। वकालत का मतलब होता है मेडिटर का मतलब होता है मध्यस्थता। तो सामाजिक कार्यकर्ता अपने लोगों के लिए, अपने ग्राहकों के लिए, अपने क्लाइंट के लिए, अपने सेवार्थी के लिए वकालत करता है, विशेष रूप से उनके लिए जो स्वयं के लिए वकालत करना नहीं जानते हैं। तो वे नीतियों में परिवर्तन लाते हैं और नए कार्यक्रम बनाते हैं और सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में फिर वकालत करते हैं। तो उनको सिखाते हैं किसी चीज़ पर कि भाई आप व्याख्या करें, आप टिप्पणी करें, आप बातों को बेसिकली सही तरीके से प्रस्तुत करें। तो उस प्रक्रिया में भी ये कार्य बेसिकली देखने को मिलता है। सामाजिक कार्यकर्ता क्या कर सकता है, लोगों की मदद कर सकता है, लोगों के लिए वकालत कर सकता है। आप वकालत कर सकते हो लोगों के लिए, लोगों की मदद कर सकते हो, आप खोज कर सकते हो, इस चीज़ों पर आप कार्य जो है बेसिकली आधारित कर सकते हो। एक आता है स्वदेशी ज्ञान। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, स्वदेशी ज्ञान। ये परीक्षा में कई बार आया हुआ है शब्द। स्वदेशी ज्ञान, सामाजिक कार्यकर्ता उन समुदाय के ज्ञान पर विचार रखते हैं या विचार करते हैं। स्वदेशी ज्ञान पर मतलब सामाजिक कार्यकर्ता उन समुदाय के ज्ञान पर विचार करते हैं जिनके साथ वो काम करते हैं, जिनके साथ वो काम करते हैं, उस चीज़ में ये कार्य होता है। समाज कार्य के अंतर्गत एक शब्द और हमें देखने को मिलेगा, वो मिलेगा समानुभूति, ना कि सहानुभूति। समानुभूति। अब आप सुनिएगा, सहानुभूति पर काम नहीं होता है ना। किस पर काम नहीं होता है? सहानुभूति पर काम नहीं होता है, काम होता है समानुभूति पर। मेरा कहने का मतलब यह है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपने ग्राहकों की भावनाओं को समझना है। पेपर में भी सवाल आया था 8 जनवरी को समानुभूति को लेकर। तो आप समझो बात को। समानुभूति का मतलब हुआ कि कार्यकर्ता अपने क्लाइंट की भावना को समझना और उसको स्वीकार करने में सक्षम होना चाहिए। वो चाहता क्या है ना, और उसको समझना है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है, इसको स्वीकार करना भी है। और प्रकृति कहती है, समाज कार्य का नेचर कहता है कि कम्युनिकेशन बेस्ड होना चाहिए। किसका? समाज कार्य के लिए कौशल है। ये एक ऐसा कौशल है जो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता को अपने क्लाइंटों और अन्य जो व्यवसायिक हैं या जो भी अन्य पेशेवर हैं या अन्य जो लोग हैं, उनके साथ प्रभावी ढंग से संचार करने में सक्षम हो। अब कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको इंग्लिश आती है, आप किसी कम्युनिटी में गए, वहाँ की कम्युनिटी के लोग हिंदी बोल रहे हैं, है ना, क्या बोल रहे हैं? हिंदी बोल रहे हैं। तो इस परिस्थिति में वहाँ पर बैरियर का पार्ट हो जाता है ना। ये क्या हो जाता है? बैरियर का पार्ट हो जाता है, मतलब अवरुद्ध उत्पन्न हो जाता है। तो कम्युनिकेशन ऐसा आप करें कि समुदाय के लोग, व्यक्ति समूह जो है वो आपकी बात सही तरीके से समझ सके, स्पष्ट हो सके। ऐसी कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। और आपको गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए, आपको किसी समस्या को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब आपके अंदर होगी तो वह क्रिया बेसिकली कहीं ना कहीं नेचर की तरफ जाएगा। तो सोशल वर्क का नेचर क्या है, अब यहाँ से देखेंगे आप, तो आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो परीक्षा में जब भी सवाल आएगा तो आपको इसी तरीके से सोच विचार के समझ कर करना होगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। शैक्षिक विषय के रूप में यहाँ पर बताया गया कि समाज कार्य की प्रकृति वैज्ञानिक है। किसी बच्चे ने बताया भी था, देखो यहाँ पर लिखा भी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, इसलिए इसको वैज्ञानिक कहा गया, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग किया जाता है।
सामान्यतः विज्ञान किसी विषय की क्रमबद्ध ज्ञान को कहा जाता है, ये बात सही भी है। और क्रमबद्ध जब कोई काम करोगे तो वो कार्य एक्टिव माना जाता है, सही माना जाता है और अच्छा भी माना जाता है। विज्ञान संपूर्ण अनुभव किए जाने वाले जगत को समझने की एक पद्धति है। यह वह पद्धति है जिसका लक्ष्य अंतिम सत्य की खोज करता है, अंतिम सत्य को खोजने की बात करता है। अर्थात तथ्य हो गया, प्रघटना हो गई, वस्तुओं का विश्लेषण करना हो गया, ताकि कार्य कारण संबंधों का पता लगाया जा सके। गुड्डे हार्ट एक विद्वान है, इनका नाम सोशल वर्क के अंतर्गत रिसर्च में आएगा। कहाँ पर आएगा? रिसर्च में आएगा, यानी शोध में आएगा। तो विज्ञान को एक क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान के संकलन के रूप में परिभाषित किया गया है ना। विज्ञान को एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान के संकलन के रूप में परिभाषित किया गया है। और व्यवस्थित का अभिप्राय है किसी वस्तु के बारे में अध्ययन के परिणाम स्वरूप प्राप्त किया गया यथार्थ या वास्तविक ज्ञान। ठीक है, तो रियल चीज़ों पर समाज कार्य का नेचर कैसा है? रियलिटी पर है, वास्तविकता पर है, यानी यथार्थ पर है। जो चीज़ें हैं उसी चीज़ को मानता है, ये कल्पना चीज़ों को नहीं मानता है ये समाज कार्य। आप कोई काल्पनिक दुनिया बना लो, वो काल्पनिक दुनिया नहीं है, काल्पनिक दुनिया तो बना लोगे तो उस क्रिया में आप समाज कार्य कहेगा कि ये डिजीज़ है उसके अंदर, ये कोई विकृति है, एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया उसके अंदर, है ना, डिप्रेशन आ गया उसके अंदर। काल्पनिक दुनिया पर बात ही नहीं करता। और जिस चीज़ में वास्तविकता है वो सोशल वर्क है। ठीक है, अतः विज्ञान का अर्थ कहता है कि प्रकृति और मानव जीवन से संबंधित घटनाओं और व्यवहारों से संबंधित ऐसा व्यवस्थित ज्ञान है जिसका सत्यापन किया जा सकता है। और ये बात सही है, जो चीज़ें सत्यापित हो सकती है वो साइंस है, वो विज्ञान है ना। और सत्यापित करना ही बेसिकली सोशल वर्क का नेचर है। समस्या का निजात देना या चुनौतियों को बेसिकली उभारने में मदद करना, इसी प्रक्रिया में ये बात करता है। तो सोशल वर्क इज अ प्रोफेशनल दैट हेल्प्स पीपल एंड कम्युनिकेटिव ओवरकम चैलेंज इन देयर लिव्स। कहने का भाव यही है कि समाज कार्य कहीं न कहीं लोगों और समुदाय और उनके जीवन में चुनौतियों से उभरने में मदद करता है। ये कर कैसे सकता है? जब आप किसी क्रिया को सही तरीके से व्यवस्थित स्टेप बाय स्टेप करोगे तब आप चुनौतियों को कम कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। जिनकी सहायता से उन्हें नियमित भी किया जा सकता है। नियमित मतलब एक प्रकार से स्टेप बाय स्टेप कार्य को फिर आगे आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें आप जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखें आगे, कार्ल पियर्सन, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है ये कार्ल पियर्सन। मैं चाहूँगा कि इनके बारे में 2-3 चीज़ें आप नोट करें अलग से। कार्ल पियर्सन बहुत ही फेमस विद्वान हैं। कार्ल पियर्सन एक विधि है जो इन्होंने रेखीय, कार्ल पियर्सन की अगर हम बात कर रहे हैं आप लोगों से, तो इनके द्वारा एक चीज़ बताया गया है, रेखीय संबंध। रेखीय संबंध, ठीक है। अब रेखीय संबंध की अवधारणा कार्ल पियर्सन का नाम, सहसंबंध का कॉन्सेप्ट या अवधारणा, सहसंबंध का कॉन्सेप्ट या अवधारणा कार्ल पियर्सन का नाम। ठीक है, सहसंबंध गुणांक कार्ल पियर्सन का नाम। कार्ल पियर्सन कहते हैं कि 2 वेरिएबल के बीच कोई संबंध होता है। 2 वेरिएबल कौन? एक मान लीजिए छात्र है, एक मान लीजिए शिक्षक है। इन दोनों के बीच ये एक चर है, छात्र एक वेरिएबल है और शिक्षक एक वेरिएबल है, दोनों चर हैं। शिक्षक आश्रित वेरिएबल है ना, स्वतंत्र वेरिएबल कह लीजिए, सॉरी आश्रित नहीं कहेंगे, स्वतंत्र कहेंगे, ये स्वतंत्र वेरिएबल है। आश्रित वेरिएबल क्या है? छात्र है। छात्र निर्भर है स्वतंत्र पर, यानी शिक्षक पर, और शिक्षक जैसा चाहेगा वैसा परिवर्तन कर सकता है। किसमें? छात्र में। तो ये 2 प्रकार के वेरिएबल हैं, इनके संबंध जानने का प्रयास करता है, इनके संबंधों का अनुमान लगाने की बात करता है।
कैसा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है या सही तरीके से बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं इसका वो संबंध है, एक अनुमान लगाने का परिणाम है ये। तो इसी संख्यात्मक अभिव्यक्ति का इस्तेमाल जो किया जाता है वो बेसिकली कार्ल पियर्सन की विधि में किया जाता है। और सहसंबंध गुणांक का जो मान है वो -1 से लेकर +1 तक का है ना, +1 तक का है। आपने एक शब्द देखा होगा y एक्सिस और एक देखा होगा x एक्सिस। जो y एक्सिस होता है इस पे स्वतंत्र वेरिएबल होता है, पेपर में आया हुआ सवाल है। जो यहाँ पे 0 होता है इसको ओरिजिन या उत्पत्ति बोलते हैं, और जो x होता है वो आश्रित वेरिएबल होता है, आश्रित वेरिएबल होता है। ठीक है, तो दो चरों के बीच जो संबंध का मूल्यांकन करने का प्रयास किया जाता है तो उसी प्रक्रिया में ये जो संबंध बनता है इसी संबंध का गुणांक के रूप में जाना जाता है, और ये कार्ल पियर्सन का है। प्लस वाला सकारात्मक है और नेगेटिव वाला नकारात्मक है। सांख्यिकी विद के जनक कहे जाते हैं कार्ल पियर्सन, सांख्यिकी विद के या विद्वान है, ये जनक है या सहसंबंध गुणांक के जनक है। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। गुणांक को रिप्रेजेंट किया जाता है r से, स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये चीजें थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीजें थी। ठीक है, तो कार्ल पियर्सन आगे कहता है क्या कि कार्ल पियर्सन और गुड्डे हार्ट तथा स्टुअर्ट चेन ने विज्ञान को परिभाषा वैज्ञानिक पद्धति के रूप में देने का प्रयास किया, और यह जांच की एक ऐसी पद्धति है जिसमें किसी स्थिति, घटना, व्यवहार इत्यादि के बारे में समस्या का निर्माण किया जाता है। तो देखिए, स्टुअर्ट चेन हो, चाहे गुड्डे हार्ट हो, चाहे कार्ल पियर्सन हो, ये तीनों विद्वान ने एक ही बात कहने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई स्थिति में कोई घटना अगर घटित हो रही है, कोई अगर बिहेवियर वो प्रकट कर रहा है आपके सामने, देखने का आपको वो बिहेवियर मिल रहा है, तो हम उसमें देखेंगे ये कि नकारात्मक व्यवहार कौन सा कर रहा है। जो नकारात्मक व्यवहार है वो प्रॉब्लम है उसकी, और उसी समस्या का हम निर्माण करेंगे, उसी समस्या को हम नोट करेंगे। ये थोड़ी ना पॉजिटिव शब्द को, अरे भाई अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप सोचो कि जो चीज़ आपको आती है वो नोट, उसका नोट्स थोड़ी बनाया जाता है, जो चीज़ आपको आती नहीं उसका नोट्स बनाते हो। तो सोशल वर्कर भी यही काम करता है, जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को नोट करेगा, ना कि अच्छी बातों को नोट करेगा, ना कि अच्छी बातों को नोट करेगा। अब वो तो ऑटोमेटिक वो जब सुधार है उसके अंतर वो चीज़ है, हमें उस पर काम करना नहीं है तो हम उसे क्यों ले। हाँ, लेकिन ये बात रहे ध्यान कि जब आप केस या स्टडी लोगे तो उस परिस्थिति में सोशल वर्कर को दोनों चीज़ें नोट करनी पड़ती है कि लाइक चीज़ें क्या है, डिसलाइक चीज़ें क्या है क्लाइंट की, तब उसे वहाँ पे नोट करना पड़ता है। काम करते समय प्रक्रिया में सकारात्मक चीज़ों को हम वहाँ पे नोट नहीं करते हैं, हम नकारात्मक चीज़ों का ही एक प्रकार से शेड्यूल बनाते हैं। नेगेटिव जो लक्ष्य है, जो गोल है, जो टारगेट है, उसी को हम नोट करते रहते हैं। तो उसी प्रक्रिया में हमने 7 गोल 10 गोल नोट किया और 1-2 गोल पे हमने जो है काम करना शुरू कर दिया, चाहे वो अल्पकालिक समय के लिए किया आपने, चाहे वो दीर्घकालिक समय के लिए आपने किया। ठीक है, तो समस्या से संबंधित उपकल्पना, हाइपोथेसिस बोला जाता है, इसको परिकल्पना भी कहा जाता है, बनाई जाती है। फिर तथ्यों की संकल्पना या संकलन, संकलन मतलब होता है डेटा का कलेक्शन कर लेना। तो आपने समस्या का, आप देखो समस्या का निर्माण कर लिया, यानी समस्या चयन कर लिया, और चयन के बाद आपने परिकल्पना बना दिया। परिकल्पना के बाद आपने क्या किया, तथ्यों को संकलित कर लिया। संकलित करने के बाद आपने उपकल्पना का परीक्षण के लिए, देखो पहले डेटा का कलेक्शन हो रहा है, फिर उपकल्पना का परीक्षण हो रहा है। यही जांच का तरीका सभी विज्ञानों में एक जैसा होता है, चाहे वो सोशल वर्क हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो आप साइंस ही क्यों ना पढ़ रहे हो, चाहे आप जियोलॉजी हो, चाहे आप केमिस्ट्री, बायो, जो भी हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो आप, उस प्रक्रिया में आपका ये चीज़ें लागू होती है। फिर यहाँ पर पियर्सन ने एक तथ्य दिया, एक बात कहा, एक तर्क दिया, कहा कि समस्त विज्ञान की एकता केवल उनकी पद्धति में है, ना कि उनकी विषय सामग्री में है, उनके सिस्टम में है। समस्त विज्ञान की एकता, समस्त विज्ञान की एकता मतलब समस्त समस्याओं के बारे में अगर आपको जानना है या समस्त समस्याओं का अगर आपको निदान करना है तो उसकी पद्धति में है, ना कि उसकी विषय वस्तु में, ना कि उसकी विषय वस्तु में। पद्धति का मतलब होता है टेक्निक, सिस्टम में है, आपकी टेक्निक में, आप कौन सी टेक्निक लगा रहे हो कि वो सेवार्थी समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहा है ना, तो इसलिए आपको उस पद्धति पे ज़्यादा बल देना है।
फिर पियर्सन ने क्या बात करा है कि विज्ञान वह पद्धति है जिसमें तथ्यों पर आधारित महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। विज्ञान की वस्तु संपूर्ण भौतिक समग्र जो व्यक्ति किसी भी प्रकार के तथ्यों का वर्गीकरण कर सकता है ना, और पारंपरिक संबंधों का पता लगाता है और उनमें पाए जाने वाले क्रमों का वर्णन करता है, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर रहा होता है और वैज्ञानिक व्यक्ति है वह एक वैज्ञानिक व्यक्ति है। तो वैज्ञानिक व्यक्ति वही हुआ जो सोशल वर्कर है। और इसी भांति में कहा गया कोहन के द्वारा, आज मैं अगर आपसे बात करूं, कोहन ने अभी उसके जो है एक सवाल आया था कोहन के सिद्धांतों को लेकर। कोहन का सिद्धांत आशा करता हूं कि आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। अभी आप लोगों ने पेपर देने गए थे, याद है आप लोगों को? आप लोगों ने पेपर देने गए थे तो कोहन का आया था परीक्षा में? सर ध्यान में नहीं है सर। ध्यान में नहीं आ रहा है आप? सर अभी तो इससे फैमिलियर नहीं है ना, मैं तो फर्स्ट टाइम दिया था इसलिए ध्यान में नहीं है सर। कोहन मतलब कोहन भूल गए आप? हैं जी कोहन आपने फर्स्ट टाइम दिया, चलो कोई बात नहीं, निश्चित रूप मैं आपको याद दिलाता हूं, अभी आपको याद आ जाएगा। बहुत ही ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिएगा आप। तो कोहन का इससे एक बार सवाल अभी हाल ही में आप लोगों से पूछा गया। कोहन समाज कार्य के वैल्यूज और मूल्यों पर बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। तो इनका रोल व्यवसाय समाज कार्य के मूल्य और सिद्धांतों में आता है। मूल्य व सिद्धांतों में नाम आता है इनका। अब इसमें इन्होंने कहा कुछ बातें कि एक होती है सेवाएं यानी सर्विसेज, एक होता है सामाजिक न्याय, क्रम में बता रहा हूं। एक होता है व्यक्ति की गरिमा और मूल्य, व्यक्ति की गरिमा व मूल्य, और एक होता है इनका मानवीय रिश्ते का महत्व, और एक होता है अखंडता, और एक होता है क्षमता। ये हैं व्यवसाय समाज कार्य के मूल्य और सिद्धांत कोहन के। बड़े इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में भी आया था, पेपर में कहा था कि आप सम्मिलित करके बताइए कौन सा कोहन का है ना। तो व्यक्ति की गरिमा और मूल्य आपका सही जवाब था वहां पर, मानवीय रिश्ते सही जवाब था, सामाजिक न्याय सही जवाब था, अखंडता, क्षमता या व्यवसाय की बात, सेवा की बात होती है, ये भी कोहन के द्वारा ही दिया गया था, कोहन के ही द्वारा दिया गया था। तो इसी में एक बात इन्होंने क्या कह रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं कोहन और नागल, कि जिसे वैज्ञानिक पद्धति कहा गया वह अन्य पद्धतियों से मूल रूप से इस बात से भिन्न है कि वह यथासंभव संदेह का मतलब होता है शंका, को प्रोत्साहित और विकसित करती है, जिससे कि संदेह से जो कुछ बचा रहे वह सदैव सर्वोत्तम प्राप्त प्रमाण से प्रतिपुष्टि हो सके या परिपुष्टि की जा सके। कहने का मतलब यह है कि वो अन्य पद्धतियों से भिन्न पद्धति है जहां बेसिकली शंका, कभी कभी क्या होता है कि क्लाइंट के बीच में शंकाएं आ जाती हैं, है ना, कि हम इसके साथ एडजस्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, है ना, हमारा काम सही से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये क्लाइंट के अंदर हो जाता है। और रोल यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता का घनिष्ठ संबंध बनाने से, यदि घनिष्ठ संबंध बन गया तो फिर जाहिर सी बात है व्यक्ति के अंदर, सेवार्थी के अंदर शंका आएगी ही नहीं, वो शंका से मोटिवेट होगा ही नहीं, शंका विकसित होगी ही नहीं, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप सेवार्थी और आपके बीच में घनिष्ठ संबंध रहेगा तो शंका बेसिकली वहाँ पे नल होगी, जीरो होगा, कोई वहाँ पे बेसिकली एक्टिव होगा ही नहीं। तो आप सही तरीके से सेवार्थी के साथ काम अच्छे से कर पाएंगे, और वो काम सामाजिक न्याय पर आधारित हो सकता है। आप व्यक्ति की गरिमा और मूल्यों को ध्यान में रखकर आप उसके साथ कार्य कर सकते हैं। मानवीय रिश्तों को जब आप महत्व देंगे तो जाहिर सी बात, मानवीय का मतलब ह्यूमैनिटी बेस्ड, मानवता, बस आपने वहाँ पे उसकी सम्मान किया है ना, उसके साथ आपने अच्छा व्यवहार किया, तो ये मानवीय रिश्ते हैं। अखंडता का आपने वहाँ पर संशोधन किया, या अखंडता को आपने वहाँ पे उसके साथ सामंजस्य बैठाया, ठीक है, अपनी क्षमता के साथ आपने उसके साथ सर्विसेज किए, सेवाएं दिए, तो उस क्रिया में बेसिकली इसका नाम फिर वहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये पार्ट बेसिकली कहीं ना कहीं नेचर का रोल है,
समाज कार्य के नेचर का। संक्षेप में अगर हम आपसे कहें कि विज्ञान क्रमबद्ध विज्ञान, संक्षेप में विज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान तथा तथ्यों एवं प्रघटनाओं को समझने की एक निश्चित पद्धति है जिसमें निम्न कुछ विशेषताएं पाई गई। वो विशेषताएं कौन कौन सी हैं जो कि नीचे दी गई हैं। प्रामाणिकता या सत्यापनशीलता एक शब्द है, एक पॉइंट है। विज्ञान प्रामाणिकता पर बल देता है, और ये बात सही है, प्रमाणित करने की बात करता है विज्ञान, यानी सत्यापित करने पर बल देता है, अर्थात इसके द्वारा संकलित आंकड़ों की सत्यापन की जांच कोई भी व्यक्ति या उसके बारे में संदेह हो तो कर सकता है। और जाहिर से आपके पास अगर कोई डेटा मिला, मैंने केस हिस्ट्री लेकर आपको दे दिया, मैं वहाँ से निकल गया आपके जहाँ आप काम कर रहे थे अपने हॉस्पिटल्स वगैरह में, किसी भी हॉस्पिटल में, तो मैं वहाँ से निकल गया और मेरा डेटा आपने देखा, आपको लगा, संदेह लगा कि ये तो सेवार्थी कर लेता है, तो आपने दोबारा से क्या किया, उसकी केस हिस्ट्री ले लिया। तो ये कर सकते हो, जांच होगी वहाँ पे, उसका मतलब आप जो कर रहे हो वो जांच होगी। मेरे द्वारा ली गई जो केस हिस्ट्री थी वो गलत नहीं थी, सही थी, लेकिन आपने क्या किया, हो सकता है उतने दिन वो काम किया होगा, उसमें संशोधन हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि विज्ञान और वैज्ञानिक विधि एकत्र आंकड़ों का परीक्षण कर रही है, पुनरीक्षण कर रही है, और ये बात सही है। अतः विज्ञान दार्शनिक और काल्पनिक तथ्यों का संकलन पर बल ना देकर तथ्यों का संकलन पर बल देती है, यानी डेटा के कलेक्शन पर बल देती है, ताकि उसे सत्यापित करके या प्रमाणित करके उसकी जांच की जा सके। एक होता है वस्तुनिष्ठता। कभी भी समाजकारी व्यक्तिनिष्ठता पर बल देता ही नहीं। व्यक्तिनिष्ठता का मतलब होगा, अगर आपने व्यक्तिनिष्ठता पर बल दिए तो भाई हो सकता है वहाँ पर भेदभाव आ जाए, है ना भाई, आपकी जान पहचान का मिल गया, वो व्यक्तिनिष्ठता हो गई। आप हिंदी जानते हो या मराठी जानते हो, व्यक्ति भी हिंदी और मराठी जानता है, तो इसका मतलब है आपने उसी व्यक्ति को लिया, इंग्लिश वाले व्यक्ति को नहीं लिया, आप किसी और व्यक्ति को चुना नहीं, इसका मतलब ही भेदभाव हो गई। तो व्यक्तिनिष्ठता पर काम ही नहीं होता। जब भी सोशल वर्क काम करता है वो वस्तुनिष्ठता पर काम करता है, सब्जेक्टिव पर काम करता है, ना कि ऑब्जेक्टिव पर, ऑब्जेक्टिव पर काम करता है, ना कि सब्जेक्टिव पर। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है वस्तुनिष्ठता और विषय वस्तु का मतलब, व्यक्तिनिष्ठ का मतलब होता है सब्जेक्टिव, अर्थात व्यक्तिपरक रूप से पक्षपात। देखिए यहाँ पर लिख रहा है व्यक्तिपरक रूप से पक्षपात, यही व्यक्तिनिष्ठ बोला जाता है। व्यक्तिपरक को व्यक्तिनिष्ठ कहा जाता है, पक्षपात या भेदभाव बोल सकते हो। एवं उद्वेगों के आधार पर तथ्यों की व्याख्या ना करके, देखो साफ शब्द में जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है, व्याख्या ना करके तटस्थ रूप से ज्यों का त्यों के रूप में तथ्यों को जब समझा जाता है तो वह वस्तुनिष्ठ पर क्रिया मानी जाती है। तो यहाँ पे वस्तुनिष्ठ पर बल दिया जाता है, ना कि व्यक्तिनिष्ठ पर। जब आपके विचार, एटीट्यूड, उद्वेग, अनुसंधान इत्यादि चीज़ें जब प्रभावित नहीं होती हैं तो वह क्रिया बेसिकली क्या होता है, वस्तुनिष्ठ होता है। आपके विचार, हो सकता है उस व्यक्ति का या उस क्लाइंट का विचार आपको प्रभावित कर दे, हो सकता है उसका फेस आपको प्रभावित कर दे, है ना, हो सकता है आप उसकी जो एटीट्यूड है आप उसके एटीट्यूड पर मोहित हो जाए, तो उस प्रक्रिया में क्या होता है, भेदभाव आ जाएगा। फिर तो इस सबसे परे होके काम करना होता है आप लोगों को। इसलिए सोशल वर्क में वस्तुनिष्ठता पर बल दिया जाता है, ना कि व्यक्तिनिष्ठता पर बल दिया जाता है। इस चीज को खासकर आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे एक पॉइंट और आता है निश्चयतात्मकता, सर्टेन इसको कहा जाता है इंग्लिश में, है ना। विज्ञान की तीसरी प्रमुख विशेषता है बेसिकली सुनिश्चित करो। अनिश्चितता या संदेह पैदा करने वाली बातों पर बल नहीं दिया जाता है, बल्कि स्पष्ट रूप से तथ्यों के सत्यापन पर बल दिया जाता है ना। तथ्य सत्यापित करिए, जो सत्य है उसी को मानोगे। भाई सूर्य पूरब से उगता है, ये सत्य बात है ना। अब उस पर आपने टीका टिप्पणी करके आपने व्याख्या अलग तरीके से कर रहे हो तो ये तो असत्य है। विज्ञान मानता ही नहीं, हर चीज़, कोई भी चीज़ें नहीं मानती। जो चीज़ें सत्य है, सार्वभौमिक है, उसी को सत्यापित किया जा सकता है ना। बाकी तो एरर है, बाकी तो आप रिसर्च में पढ़ोगे वो एरर का पार्ट बन जाएगा। फिर तो सामान्यता एक सिद्ध होती है। विज्ञान एक सामान्य पद्धति है, क्योंकि सभी प्रकार के विज्ञानों में इसका एक ही निश्चित रूप होता है, एक निश्चित चरण होता है, इसलिए सामान्य पद्धति कहा जाता है। क्योंकि सामान्य नियमों और सिद्धांतों का भी निर्माण किया जा सकता है और किया भी जाता है ना। अच्छा, अब कोई चीज़ विशेष है, कोई चीज़ पर्टिकुलर विशिष्ट है, तो उस विशिष्ट क्रियाओं में बेसिकली कोई शोधन या कोई परिशोधन शब्द शामिल नहीं होता है।
अगर कोई चीज़ सामान्य है तो इसका मतलब है कि वो केस वर्क है, ग्रुप वर्क है, कम्युनिटी वर्क है, वो सभी जगह लागू होगा। जैसे मैं कहता हूँ समाज कार्य में जैसे एक व्यक्तिकरण का सिद्धांत होता है, गोपनीयता का सिद्धांत होता है, आत्मनिर्धारण का सिद्धांत होता है, ठीक है, एंड स्वीकृति का सिद्धांत होता है ना, आत्मनिश्चय का सिद्धांत होता है, और निर्णय का सिद्धांत या जिसको बोलते हैं आत्म मनोवृत्ति, एटीट्यूड का सिद्धांत होता है। ये कुल 7 सिद्धांत होते हैं जो सामान्य सिद्धांत है, चाहे वो केस वर्क हो, ग्रुप वर्क हो, कम्युनिटी वर्क हो, या आप लोगों का क्यों ना सोशल वर्क ही क्यों ना हो, तो वो सभी जगह पे लागू होगा, वो सभी जगह पे लागू होगा। लेकिन देखो एचबी ट्रेकर ने सामाजिक समूह कार्य में सिद्धांत 10 दिए हैं, ठीक है। आप मुर्रे जी रॉस का नाम या रॉथमैन का पढ़ोगे तो वो कम्युनिटी वर्क में भी उनका मिलेगा अलग से 13 सिद्धांत, अलग अलग से। डनहम के 28 सिद्धांत मिलेंगे, 7 सिद्धांत आपको जो है शीर्ष पर रखे गए हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में, है कि नहीं। तो वो बेसिकली क्या है, वो उनके सिद्धांत तो हैं, वो विशिष्ट सिद्धांत बन गए। ये जो मैं आपको बता रहा था कि ट्रेकर का नाम ये विशिष्ट सिद्धांत है, इसमें मॉडिफाई हो सकता है। ट्रेकर क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। मुर्रे जी रॉस और बढ़ा चढ़ा के बोल सकते हैं। मुर्रे जी रॉस का पहले 12 सिद्धांत था, अब उसने 13 सिद्धांत कर दिया। बताऊंगा जब मैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको लिखवाऊंगा 13 सिद्धांत अब आ गया उसका, पहले 12 ही थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्पेशल सिद्धांत है, स्पेशल सिद्धांतों में बदलाव हो सकते हैं, लेकिन सामान्य सिद्धांत क्योंकि इसमें सामान्य नियमों और सामान्य सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, तो उसी सिद्धांत के स्टेप या सब सेक्शन पार्ट आते हैं, तो वो सामान्य सिद्धांत के पार्ट बनते हैं, वो सामान्य सिद्धांत के पार्ट बनते हैं। क्रमबद्धता होती है, ये तो आप सबको पता है। समाज कार्य जब भी आप करें वो क्रमबद्धता पे करें। कार्य कारण संबंधों पर आधारित होता है। विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति का संबंध में अगर हम बात करते हैं तो कार्य कारण संबंधों पर अधिक बल दिया जाए। भाई प्रॉब्लम आई कहाँ से, कारण क्या रहा, उसका परिणाम क्या होगा, इसका पता लगाना बहुत जरूर इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद आता है पूर्वानुमान, जैसे गेस करना। विज्ञान क्रमबद्ध रूप से अध्ययन पर बल तो देता है और इसी के द्वारा कार्य कारण संबंधों का पता लगाया जाता है, इसलिए इसमें पूर्वानुमान लगाने की क्षमता पाई जाती है ना। पूर्वानुमान मतलब नहीं आइडिया लगाना, गेस करना। अब जाहिर सी बात है, कल मान लीजिए बारिश है तो हम लोग वेदर देख लेते हैं मैप में, गूगल पे, है ना भाई, ऐसा हम ये अनुमान लगाया जाता है। हो सकता है मे भी नहीं बारिश हो, गर्मियों के सीज़न में 50% 80% दिखाएगा बारिश का, लेकिन होती नहीं बारिश, ये पूर्वानुमान है, पूर्वानुमान है, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ें जो है की जाती हैं, ठीक है। समाज कार्य में विज्ञान की विशेषताएं भी पाई जाती हैं और ये बात सही है। समाज कार्य के संबंधित जो है आप कह सकते हो ज्ञान प्रमाण पर आधारित है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करना, क्या है अध्ययन, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है बेसिकली डिस्कस करते हैं। तथ्यों का वर्गीकरण करना, सामान्यीकरण एवं सिद्धांत का निर्माण का प्रयास करना, कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करना, भविष्यवाणी करने में सक्षम होना, सामाजिक सिद्धांतों का पुनरीक्षण करना, है ना। ये चीज़ें बेसिकली कहीं ना कहीं सोशल वर्क के अंतर्गत देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आप लोगों के आज यहाँ पे कंप्लीट। तो ये था समाज कार्य के नेचर यानी उसकी प्रकृति। बात समझ में आई, क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। क्या यदि आप लोगों से नेचर से सवाल बन जाए समाज कार्य में तो क्या आप यहाँ पे इसको सही कर पाएंगे? प्लीज़ एक बार स्पष्टीकरण करें आप। यदि इनकेस आपकी परीक्षा में सवाल आ जाए तो कर लोगे ना? बिल्कुल, आपको कर भी लेना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ें आपकी कवर हो गई। परिभाषा, विषय वस्तु हो गया, प्रकृति हो गई आपका, यहाँ पर आपका लक्ष्य भी हो गया, प्रक्रिया बचा है और आपका सिद्धांत बचा है समाज कार्य का। प्रक्रिया तो 15 मिनट की क्लास है, फिलहाल मैं आप लोगों को एक बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में मैं यहाँ पर आपको बताना भी चाहूँगा कि थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी मैं कल आप लोगों से डिस्कस करूँगा इसके बारे में, है ना। तो प्रोसेस ऑफ सोशल वर्क जानते हो कौन कौन सा होता है? प्रोसेस ऑफ सोशल वर्क, प्लीज समाज कार्य की प्रक्रिया एक बार बताएं, हम आपसे अभी चर्चा करेंगे इसके बारे में। समाज कार्य की प्रक्रिया आप लोग बताएं थोड़ा सा, क्या क्या होती है समाज कार्य की प्रक्रिया। समाज कार्य की प्रक्रिया में अगर हम बात करते हैं तो एक शब्द आता है इंगेजमेंट। क्या, अभी मैं आपको बताता हूं, ये प्रोसेस है इंगेजमेंट, है ना। उसके बाद क्या आता है
असेसमेंट, उसके बाद क्या आता है? प्लानिंग, उसके बाद क्या आता है? इंटरवेंशन, उसके बाद क्या आता है? इवैल्यूएशन, उसके बाद क्या आता है? टर्मिनेशन। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। बोलिए, क्या आप समाज कार्य की प्रक्रिया में किसी सामाजिक समस्या का, है ना, किसी सामाजिक समस्या का जब आप हेल्पिंग प्रोसेस लगाते हैं तो क्या ये पार्ट आपका कहा जाएगा इंगेजमेंट और आकलन, योजना, हस्तक्षेप, मूल्यांकन, समाप्ति? ये पार्ट आपने पढ़ा ही होगा। सामाजिक इंगेजमेंट में क्या होता है? यहाँ संबंध के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले सोशल वर्कर और क्लाइंट के बीच संबंध स्थापित करने में यदि कोई हेल्प होता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब आप क्लाइंट के साथ अपना जब संबंध बनाते हो तो उस संबंध को बोला गया है इंगेजमेंट, है ना। आकलन क्या होता है? सोशल वर्कर क्लाइंट की आवश्यकता का मूल्यांकन करता है। किसकी? क्लाइंट की आवश्यकता का, है कि नहीं? आवश्यकता का क्या करता है? उसको मतलब क्या नीड है उसका मूल्यांकन करता है। वो क्या, अब जब आप मूल्यांकन करते हो कि उस क्लाइंट की क्या नीड है, भाई दबे मान के चलिए आप आए मुझसे बात करने लगे तो आपको मान ली मैं क्लाइंट हूँ, आपने मुझसे बात कर रहे हो और ये मेरी इवेल्युएट कर रहे हो या मूल्यांकन कर रहे हो, तो उस दौरान आपको कोई ना कोई समस्या जरूर मिली होगी। तो उसी वही जो समस्या है उस समस्या के समाधान के लिए मुझे वो नीड है, उस नीड यानी उस आवश्यकता का जो आपने मूल्यांकन किया है उसी क्रिया को हमने असेसमेंट बोला है। वो असेसमेंट का पार्ट है। फिर आपने किया प्लानिंग। अब भाई आपके पास मूल्यांकन कर लिया, आपने हमारी आवश्यकता देख ली, तो यहाँ पर फिर सोशल वर्कर प्लस में क्लाइंट दोनों मिलकर, है ना, क्लाइंट की भलाई के लिए योजना बनाते हो, है ना। किसके लिए? सेवार्थी की भलाई के लिए आप क्या बनाते हो? योजना बनाते हो, ताकि मैं सही तरीके से समाज में स्थापित हो पाऊँ। फिर उसके बाद क्लाइंट और कार्यकर्ता के लिए एक साथ, ठीक है, योजना का फिर क्रियान्वयन करते हो। योजना क्रियान्वयन का मतलब क्या होता है? दोनों मिलकर अब यहाँ पे कार्य करना शुरू कर दिया आपने। भाई अब आपने भलाई के लिए योजना बना लिया ऊपर में, अब आप क्रियान्वयन करोगे, मतलब शुरू काम स्टेप बाय स्टेप, जो टेक्निक टूल्स मेथड वगैरह जो लगता है इसी में लगना शुरू हो जाता है इंटरवेंशन में। अब आपने काम किया इस पर, मेरे साथ 8 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीने 6 महीने 3 महीने 1 साल आपने काम किया। अब काम करने के बाद आपने फिर किया मूल्यांकन। क्या किया आपने? मूल्यांकन। सामाजिक कार्यकर्ता क्लाइंट की प्रगति पर क्या कर रहा है? मूल्यांकन। मतलब मेरे अंदर कितना सुधार हुआ। यदि सुधार हुआ तो आप टर्मिनेशन कर दोगे। टर्मिनेशन का मतलब होता है समाप्ति, यानी अब कार्य यहाँ पे समाप्त हो गया। यदि प्रगति नहीं हुई, थोड़ी सी कमी रह गई, तो आपने क्या कर दिया? फॉलो अप कर दिया। फॉलो अप का मतलब होता है अनुवर्तन। क्या हो गया? अनुवर्तन कर लिया। आपने दोबारा से गोल ले लिया, दोबारा से वही क्रिया शुरू। कहाँ से? प्लानिंग से। ये नहीं कि आपने असेसमेंट करना शुरू कर दिया फिर दोबारा से, नो, आपको लग गया यहीं पे ना कि ये प्रॉब्लम यहीं पे है, तो आपने यहाँ से इंटरवेंशन से जो भी स्टेप आपका लगता है प्लानिंग के बाद से, वो स्टेप आपने यहाँ पे लागू करना शुरू कर दिया। फॉलो अप। और यही कार्य केस वर्क में चलता है प्रोसेस, यही कार्य ग्रुप वर्क में चलता है, यही कार्य कम्युनिटी वर्क में भी चलता है। बताइए, इतनी बात समझ में आई? बाकी तो मैं कल आपसे डिस्कस करूंगा इसके बारे में। बोलिए। हाँ जी सर, ये समझ में तो आ गया, ये कार्य करने की पद्धति है। लेकिन सर जैसे कि अगर हम फील्ड में भी जाते हैं तो भी यही प्रोसेस है, और जब हम थीसिस वगैरह लिखते हैं तो भी एक वो फर्स्ट वाले पेपर में एक वो उसमें भी ऐसे होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब भी आप जहाँ पे भी जाओगे, काम करने का तरीका नेहा यही रहेगा आपका, है ना। इसी तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, चाहे वो केस वर्क के साथ काम करो, चाहे वो ग्रुप वर्क के साथ करो, चाहे वो कम्युनिटी वर्क के साथ काम क्यों ना करो, ये आपको सभी के साथ लागू करना पड़ेगा, है।
इस क्लास की जो समाज कार्य की प्रक्रिया की PDF और इसकी क्लास मैं कल आप लोगों के लिए चलाऊंगा, प्रक्रिया की और थ्योरी की क्लास, ठीक है। यानी ये आपका जो पॉइंट रहेगा इस पर हम लोग कल डिस्कस करेंगे, आप निश्चिंत रहें इस वाले पॉइंट पर, प्रिंसिपल पर भी और प्रक्रिया पर भी। ये हमारी कल की दोनों क्लास रहेंगी, कल हम दोनों ये टॉपिक ख़त्म करेंगे हम लोग, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आप सबके लिए भी, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर कोई डाउट अगर आपके मन में बन रहा हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। फिलहाल कोई डाउट अगर आपके मन में आ रहा है तो, कोई डाउट नहीं है? अरे भाई अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ूं, फिर कल करें, चलें? नो सर। चलो फिर ठीक है, फिर मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। जी सर। इसकी वीडियो और PDF आपको मैं प्रोवाइड ओके।